हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर। शुरुआत करते हैं इस वेबसाइट से जो microscopyu.com है और निकॉन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए गैलरीज में चलते हैं। यहाँ पर देखिए गैलरीज है, गैलरीज में रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन्होंने यहाँ पर डाल रखी हैं। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है एनिमल एंड ह्यूमन सेल्स इन कल्चर और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की ये गैलरी है। चलिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव इमेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्मल अफ्रीकन ग्रीन मंकी किडनी फाइब्रोब्लास्ट सेल CV1 लाइन। ये देखिए जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है इसको इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरोक्रोम से स्टेन किया है। यहाँ पर जो ग्रीन फ्लोरेसेंस आपको दिख रही है दिस इज बिकॉज ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, जिसको इन्होंने ग्रीन फ्लोरेसेंस या फ्लोरोक्रोम से लेबल किया है। जो रेड फ्लोरेसेंस आपको दिख रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक मार्कर इन्होंने यूज किया है जिसको कि रेड फ्लोरोक्रोम से इन्होंने लेबल किया है और जो डीएनए है उसको इन्होंने यानी जो न्यूक्लियस है उसको ब्लू कलर से इन्होंने स्टेन किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर कट कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है आपको और इनका जो इंटर रिलेशनशिप है साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स और माइटोकॉन्ड्रिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा एक इमेज देखते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्मल अफ्रीकन ग्रीन मंकी किडनी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। इस इमेज सेल सेम है बट इस बार इन्होंने ट्यूबुलिन को जो है स्टेन किया है। इसमें रोडामाइन इन्होंने यूज किया है जो कि रेड फ्लोरेसेंस देता है और अगेन डीएनए को डैपी से इन्होंने स्टेन किया है। तो कितना अच्छा एक इमेज बनकर आता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में। एक इमेज और देखते हैं। सेम सेल है बट इस बार इन्होंने दूसरे कंपोनेंट्स को स्टेन किया है। यहाँ पर ग्रीन, रेड और ब्लू फ्लोरेसेंस दिख रही है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कॉन्ट्रास्ट, वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट भी बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। आपने किस तरह का स्टेन या हम कहें मार्कर यूज किया है, आप पर्टिकुलर एंटीबॉडी यूज करके हर एक ऑर्गेनल को देख सकते हैं। इवन अगर प्रॉपर सेटिंग हो तो एक इंडिविजुअल प्रोटीन की फ्लोरेसेंस भी आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फ्लोरेसेंस भी आप इसमें देख सकते हैं। इतना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कॉन्ट्रास्ट अचीव कैसे किया जाता है, क्या एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में ऐसे क्या क्या बदलाव किए जाते हैं कि इतनी बढ़िया इमेजेस बनकर आती हैं। तो यही इस लेक्चर की थीम है, यही हमारा सेंट्रल क्वेश्चन होगा कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में ऐसा क्या किया जाता है कि इतनी बढ़िया कॉन्ट्रास्ट इमेजेस हमें मिलती हैं। चलिए चलते हैं मेरे व्हाइट बोर्ड पर जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्लोरेसेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फ्लोरेसेंस इटसेल्फ। फ्लोरेसेंस होती क्या है? देखिए फ्लोरेसेंस को समझने के लिए हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, सर जॉर्ज जी स्टोक्स। इन्होंने 1852 में एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में इन्होंने फ्लोरेसेंस को फर्स्ट टाइम यूज किया। फ्लोरेसेंस टर्म इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज करी और इन्होंने ये बताया कि एक कंपाउंड, एक क्रिस्टल था इनके पास जिसका नाम है फ्लोरोस्पार, और फ्लोरोस्पार पे जब यूवी लाइट इन्होंने डाली तो उससे रेड लाइट एमिट हुई, ठीक है। तो यूवी लाइट इंसिडेंट करने पर रेड लाइट एमिट होती है। तो यहाँ पर देखिए लोअर वेवलेंथ की लाइट, लोअर वेवलेंथ हायर एनर्जी, और जो एमिट होती है लाइट वो है यहाँ पर हायर वेवलेंथ की और लेस इन एनर्जी। ऑब्वियसली वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, यू ऑल नो दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूवी लाइट यहाँ पर हमने इंसिडेंट करी या हम कहें एक्साइट, हमने एक्साइट की और जो एमिट हुई लाइट वो थी रेड। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स निकल के आ रही हैं, एक्साइटेशन, एमिशन, ठीक है। और ये 1852 में ही स्टोक्स ने बता दिया था, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इसके बाद एक्साइटेशन हुआ, एमिशन हुआ और वेवलेंथ लोअर से हायर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट वो है टाइम। तो ये जो एक्साइटेशन और एमिशन के बीच का जो गैप होता है वो लेस देन 1 माइक्रोसेकंड होता है, ठीक है। अगर ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगे इसमें, इसको होने में, तो फिर उसको हम फ्लोरेसेंस ना कह के फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। चलिए अब आपको मैं ले चलता हूं जेबलोन्स की एनर्जी डायग्राम की ओर, और ये डायग्राम आपको क्लियरली बता देगा कि फ्लोरेसेंस वास्तव में होती क्या है। तो मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर आप यूवी लाइट डाल रहे हो और ये एक दूसरी लाइट जो है एमिट कर रहा है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए ये शॉर्टर वेवलेंथ है, ये हायर वेवलेंथ है। तो ये कैसे होता है, इसी चीज को इस जेवलॉन्स की डायग्राम में समझते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर दिया गया है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर ये स्टेज दिखाई गई है। इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है, एकदम ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 5, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली भी एनर्जी जो है वो गेन करते रहते हैं और अपने 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें ट्रांजिशन करते रहते हैं। बट यहाँ पर ये इतना कम ट्रांजिशन है कि यहाँ पर कोई रेडिएशन, किसी तरह की कोई चीज नहीं होती है। बट जैसे ही आप इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं यूवी की, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैप्चर करेंगे, ठीक है, और कैप्चर करने के बाद इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये एक्साइटेड स्टेट्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट्स में S1 अलग अलग लेवल्स हैं, एनर्जी ज्यादा है तो S2 में चले जाएंगे, थोड़ी कम है तो S1 में चले जाएंगे, ठीक है। किसी भी स्टेज में जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी दे रिसीव्ड। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं S1 में भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, 0 to 5, 0 to 5। और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं बेसिकली ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, इनको वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो पहले तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट्स में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट्स में भी S1, S2 और हर एक की अपनी अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो S2 में चला गया, S2 के थर्ड वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में चला गया। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब थोड़ी देर बाद एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट है, उसको वापस स्टेबल होना है, तो यहां से एनर्जी वो रिलीज करेगा। अब एनर्जी कैसे कैसे रिलीज होती है, देखिए एनर्जी रिलीज हो सकती है दो तरीके से हो सकती है, या तो रेडिएटिव ट्रांसफर और नॉन रेडिएटिव ट्रांसफर। रेडिएटिव ट्रांसफर जो होता है एनर्जी का, उसमें कोई ना कोई रेडिएशन निकलता है, और नॉन रेडिएटिव जो होती है उसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देखिए जो येलो कलर का जो ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर दिख रहा है, ये क्या है, नॉन रेडिएटिव है। यहाँ पर इंटरनल कन्वर्जन या हम कहें एक तरह से थर्मल लॉस होता है, जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के फॉर्म में लूज हो जाती है, बट कोई रेडिएशन आपको नहीं दिखाई देगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को रेडिएटिव ट्रांसफर के थ्रू लूज करता है, और एक साथ काफी सारी एनर्जी लूज करता है। जितनी एनर्जी गेन की थी उतनी पूरी तो नहीं, बट देखिए यहाँ पर जो नॉन रेडिएटिव जो ट्रांसफर होता है उसमें काफी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अब जो एनर्जी बची है उसको पूरी को वो रेडिएटिव ट्रांसफर के थ्रू लूज करेगा और अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब ये जो एनर्जी लूज हो रही है, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर ये जो रेड कलर में आप देख सकते हैं, रेड कलर की जो ये फ्लोरेसेंस यहाँ पर ये जो आपको लाइट एरो दिख रही है, ये एरो दिखाती है रेडिएटिव ट्रांसफर, और ये रेडिएटिव ट्रांसफर तुरंत होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर टाइम देख सकते हैं आप, 10 to the power -9 to 10 to the power -7 सेकेंड्स, 1 माइक्रो सेकेंड से कम टाइम में ये जो है वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे फ्लोरेसेंस, ठीक है। दिस फिनोमेना विल बी नोन एज फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस एक रेडिएटिव ट्रांसफर है एनर्जी का, रेडिएटिव लॉस है एनर्जी का, ठीक है। अब देखिए फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है कि ये एक एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसमें ये झूलता रहता है, कभी ये वापस से S1 में चला जाता है, फिर इसमें ट्रिपलेट T1 में आ जाता है, S1 से T1 में, और एक टाइम आता है तब ये वापस से रेडिएटिव ट्रांसफर के थ्रू अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, और ये जो होता है एक माइक्रो सेकेंड से ज्यादा टाइम ले लेता है, 10 to the power -3 to 10 to the power 2 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि 100 सेकेंड्स तक भी इसको लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये फॉस्फोरेसेंस टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और जो फ्लोरेसेंस है वो इंस्टेंटेनियस होता है, लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड टाइम में। तो ये फॉस्फोरेसेंस का प्रोसेस है, और ये जो है ये फ्लोरेसेंस का। यहाँ पर दो एरोज और आपको दिख रही होंगी, पर्पल और ब्लू। ये ब्लू जो है वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को दिखाता है, यहाँ पर भी कोई ट्रांसफर रेडिएशन कुछ नहीं निकलता है। क्वेंचिंग जो होती है वो भी एक रैंडम एनर्जी लॉस होता जाता है, और ये दोनों ही फिनोमेना जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए यूजफुल नहीं है।
तो हमें चाहिए होती है ये जो रेडिएशन है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जेब्रोन्स की डायग्राम क्लियरली इस चीज को दिखाता है कि कैसे जो फ्लोरोक्रोम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वहां पर कुछ उनका इंटरनल कन्वर्जन होता है, कुछ एनर्जी वो टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेयर में लूज कर देते हैं, कुछ एनर्जी वाइब्रेशन से लूज हो जाती है, और फिर जो बची हुई एनर्जी है वो वापस से ग्राउंड स्टेट में जब आता है इलेक्ट्रॉन, तो वो रेडिएटिव ट्रांसफर के थ्रू लूज कर देता है। और वो जो रेडिएटिव ट्रांसफर होता है यानी वो जो रेडिएशन निकलता है वही फ्लोरोसेंस है, बशर्ते वो जो रेडिएशन है वो विद इन 1 माइक्रोसेकंड हो जाए तो वो फ्लोरोसेंस होगा। अगर वो मोर देन 1 माइक्रोसेकंड टाइम ले रहा है तो वो फोस्फोरेसेंस कहलाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसे वहां सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जेब्लोन्स की डायग्राम बहुत अच्छे से फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी को दिखा देता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक चीजें सामने आ रही हैं। क्या? एक तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए आपने एक एनर्जी इंसिडेंट करी है। यहाँ पर देखिए यूवी लाइट आपने डाली है, तो यहाँ पर एक्साइटेशन होता है। अब ये एक्साइटेशन वेवलेंथ, ये जो यूवी हो गई, ये कौन सी वेवलेंथ है? एक्साइटेशन वेवलेंथ। और ये जो एमिशन हो रहा है ये एमिशन वेवलेंथ है। तो यहाँ पर एक्साइटेशन वेवलेंथ जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, और एमिशन वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पर एमिशन हो रहा है, ठीक है, जो रेडिएटिव ट्रांसफर जिस वेवलेंथ पे हो रहा है वही एमिशन वेवलेंथ है। ठीक है, तो आपका फ्लोरोक्रोम है, फ्लोरोक्रोम एक्साइट होता है एक्साइटेशन वेवलेंथ से, और एमिट होता है एमिशन वेवलेंथ पर। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज होती है जहां पर ये एक्साइट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ही एक्साइट होगा और पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही एमिट करेगा। इस वजह से बनता है आपका एक्साइटेशन एमिशन स्पेक्ट्रम। यहां पर चलिए अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर कुछ फ्लोरोक्रोम्स का नाम दिया हुआ है, एलेक्सा फ्लोर, ई फ्लोर 450, साइटॉक्स ब्लू, एलेक्सा फ्लोर 488, एलेक्सा फ्लोर 514 एंड सो ऑन। यहाँ पर इनका एक्साइटेशन मैक्सिमम और एमिशन मैक्सिमम दिया हुआ है। एक्साइटेशन मैक्सिमम का मतलब है इस वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा एक्साइट होगा, यानी जो उसके इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा एक्साइट होंगे। और एमिशन किस रेंज में होगा? मैक्सिमम 421। तो जो 20 नैनोमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यानी आप एक्साइट कर रहे हो 401 पर, एमिशन हो रहा है 421 पर। दूसरा ई फ्लोर 450 पे देखिए 405 नैनोमीटर पे ये एक्साइट हो रहा है, और 446 करीब 41 नैनोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से एक्साइटेशन और एमिशन के बीच एक शिफ्ट हो रहा है, और इसको आप देख सकते हो इस डायग्राम में और भी अच्छे से। ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की डॉटेड लाइन, ये ई फ्लोर 450 का एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम एक्साइटेशन मिल रहा है। और ये जो ब्लू फील्ड वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दिस इज ये इसी का ई फ्लोर का ही एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम एमिशन हो रहा है। ठीक है, हमने कहा था 41 का करीब डिफरेंस आता है, 41 नैनोमीटर का शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो शिफ्ट है, ये जो 41 नैनोमीटर का शिफ्ट हो रहा है, इसी को कहते हैं स्टोक्स शिफ्ट। स्टोक्स शिफ्ट। तो यहां पर देखिए एक एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है और एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। ऑब्वियसली थोड़ा सा पार्ट इनका ओवरलैप करता है। ठीक है, अब देखिए स्टोक्स शिफ्ट जितना ज्यादा होगा बायोलॉजी में, वो यानी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में, वो उतना ही यूजफुल फ्लोरोक्रोम होगा। ठीक है, उतना ही यूजफुल फ्लोरोक्रोम होगा, क्योंकि आपका एक्साइटेशन सिग्नल बिल्कुल अलग है और एमिशन सिग्नल बिल्कुल अलग है, यानी इनका जो गैप है वो अच्छा है। तो उससे क्या होगा, आपके जो सिग्नल्स हैं वो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप जब हम माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा और बेहतर तरीके से जानेंगे तब पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है, क्यों जरूरी है इन दोनों के बीच में गैप। ठीक है, अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि स्टॉक शिफ्ट जितना अच्छा होगा उतना ही बेहतर आपका इमेज बनेगा, उतना ही कॉन्ट्रास्ट आपको इमेज में मिलेगा। ठीक है, इस तरह से सभी जो आपके ये फ्लोरोक्रोम्स है उनका एक्साइटेशन और एमिशन स्पेक्ट्रम इस इमेज में दिखाया हुआ है। अब चलते हैं माइक्रोस्कोप की फंक्शनिंग की ओर, किस तरह से इस प्रिंसिपल को माइक्रोस्कोप में लगाया जाता है। देखिए यहां पर कुछ चीजें क्लियर हो रही है। क्लियर क्या हो रहा है कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए एक एक्साइटेशन लाइट,
हमें चाहिए होगा एक फ्लोरोक्रोम। बिना फ्लोरोक्रोम के तो हम किसको एक्साइट करेंगे, तो एक्साइटेशन लाइट चाहिए, फ्लोरोक्रोम चाहिए। ये दो बेसिक चीजें हैं, बाकी एक माइक्रोस्कोप असेंबली तो चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का जो डिजाइन था उसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से। यहां पर आपका लैंप है, लैंप से लाइट आ रही है और ये आपके ऑब्जेक्टिव पे स्पेसिमेन पे पड़ती है, ऑब्जेक्टिव में जाती है और आईपीस के थ्रू में दिखाई देती है। यहाँ पर बीच में डायफ्राम है, कंडेंसर लेंस है और आपका लाइट कलेक्टर लेंसेज है, ये सब चीजें तो हैं। अब देखिए हमें इस लैंप में एक एक्साइटेशन लाइट चाहिए होगी, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें आपने फ्लोरोक्रोम भी लगा दिया। तो क्या ये जो ब्राइट फील्ड का सेटअप था, क्या ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी बन गया है? बताइए आप मुझे, सोचिए, क्या ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप बन गया है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप क्यों नहीं बनेगा। भाई मान लीजिए आपने एक्साइटेशन कर दिया इस फ्लोरोक्रोम का, एक्साइटेशन होगा, फ्लोरोसेंस भी बनेगी, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पर जो फ्लोरोसेंस बनेगी वो आपके आईपीस के थ्रू आएगी, ठीक है, ये आपका डिटेक्टर डेफिनेटली आएगी, बट साथ में ये जो लाइट आई रही, अब देखिए मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। ये ले लेते हैं, ब्लैक से ले लेते हैं। मान लीजिए जो ब्लैक है वो आपकी फ्लोरोसेंस वाली लाइट है और जो रेड लाइट है वो आपकी एक्साइटेशन लाइट है। जस्ट अ मिनट, यस, ये जो रेड लाइट आ रही है वो आपकी एक्साइटेशन लाइट है। तो यहां पर स्पेसिमेन के बाद क्या हो रहा है, आपको दो तरह की लाइट्स मिल रही हैं, एक तो रेड, रेड तो आनी है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी एक्साइटेशन लाइट है, ये कहां चली जाएगी, ये तो आएगी स्पेसिमेन को क्रॉस करके। बहुत सारी लाइट तो ट्रांसमिट भी होती है और साथ में इसमें इसी के अंदर घुली मिली होगी आपकी एमिटेड लाइट, जो कि हायर वेवलेंथ की है, लोअर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ। अब ये मिक्स में आएंगी। आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट लाइट है, ये जो डायरेक्ट लाइट है, जो एक्साइटेशन लाइट है, वो इतनी ब्राइट होगी कि जो आपका सिग्नल आ रहा है उसको तो पूरा मास्क कर देगी, छुपा देगी। तो आप इस माइक्रोस्कोप में इस तरह के सेटअप में फ्लोरोसेंस होने के बावजूद भी फ्लोरोसेंस नहीं देख पाएंगे, बिकॉज आपका जो स्पेसिमेन है उसमें से जो एमिशन लाइट आ रही है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी जो एमिशन लाइट है वो उसको छुपा देगी, क्योंकि वो इतनी एक्साइटेशन लाइट इतनी ब्राइट होती है, लाइट सोर्स एकदम नीचे लगा हुआ एकदम ब्राइट होगी और फ्लोरोसेंस जहां कहीं से निकल रही है वो उसमें मर्ज हो गया और सब एक जैसा हो जाएगा, आपको कुछ भी सिग्नल नहीं दिखेगा अलग से, ठीक है। अब चैलेंज जो हमारा है यहाँ पर वो क्या है कि हमें इन दोनों को सेपरेट करना है, हमें एक्साइटेशन लाइट और एमिशन लाइट दोनों को सेपरेट करना होगा, इनका पाथ अलग अलग करना होगा, तभी हम वो सिग्नल देख पाएंगे। और दूसरा देखिए, पाथ अलग हो जाने का मतलब आप समझिए, पाथ अलग होने का मतलब ये है कि अब आपको डायरेक्ट लाइट, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है ये नहीं दिखेगी, इसका मतलब आपको बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। जब आपको ट्रांसमिटेड लाइट नहीं दिखेगी ऑब्वियसली तो बैकग्राउंड डार्क होना ही है, और फिर वहां पर सिर्फ एमिशन लाइट होगी, तो एमिशन लाइट होगी तो आपको डार्क बैकग्राउंड में केवल फ्लोरोसेंस लाइट दिखेगी। तो हमारा काम है इन दोनों लाइट्स को अलग अलग करना और हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इनको अलग अलग कैसे करें? अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि आपने मैक्सिमम लाइट को ब्लॉक कर दिया। लाइट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल ये कहता है कि मैक्सिमम लाइट आपकी इसमें स्पेसिमेन पे जानी चाहिए और जितनी ज्यादा लाइट आपके आईपीस या डिटेक्टर में जाएगी उतना ही क्लियर इमेज बनेगा, ठीक है। तो आपने लाइट, मैक्सिमम लाइट जो कि डायरेक्ट लाइट है, जो एक्साइटेशन लाइट है, उसको पाथ अलग कर देंगे, आप उसे ऑब्जेक्टिव में नहीं जाने देंगे, तो आपने क्या किया है, मैक्सिमम लाइट को आपने ब्लॉक कर दिया है। तो आपका जो सिग्नल है वो बहुत वीक हो जाएगा, बहुत पुअर हो जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम आ जाएंगी हमारे पास। एक प्रॉब्लम तो क्या है, इनको सेग्रीगेट करना है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, हम कैसे उस वीक सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। ये दो इश्यूज हैं जिनको हमें डील करना है। चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोपी में कैसे उसको डील किया जाता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में। देखिए बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ये साइंटिस्ट, मैं तो कई बार सर वंडर करता हूं कि कितना बढ़िया डिजाइन बनाते हैं। अब देखिए साइंटिस्ट ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने क्या किया कि जो लाइट सोर्स है फ्लोरोसेंस के लिए उसको ऊपर लगा दिया, यहां पर लगा दिया, और लाइट को इस तरीके से
आपका जो स्पेसिमेन है उसको यहाँ रखा। अब जो डायरेक्ट लाइट है वो नीचे की तरफ जाएगी और जो मैक्सिमम लाइट है जो कि ऊपर जाएगी वो होगी जो कि एमिटेड लाइट होगी। देखिए एमिशन जो होता है वो 360 डिग्रीज में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर जाएगी एमिशन लाइट, एमिशन लाइट सब तरफ एमिट होगी। एक तरह से खुद एक लाइट सोर्स का काम कर रहा है, सेकेंडरी लाइट सोर्स। तो यहाँ पर देखिए एमिशन जो होगा वो हर डायरेक्शन में होगा। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि यहाँ पर है, ये आपका आईपीस है, तो लाइट सोर्स अलग कर दिया इन्होंने ऊपर। इसको हम जब लाइट ऊपर होती है तो इसको एपी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप कहते हैं, यानी एपी फ्लोरोसेंस। तो इल्यूमिनेशन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो एपी वर्ड आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से लाइट आपने इंसिडेंट करी, ऑब्वियसली ये एक्साइटेशन लाइट है। ये आपका स्पेसिमेन है जिसमें फ्लोरोक्रोम लगा हुआ है। अब एमिशन होगा, जो एक्साइटेशन लाइट है वो तो ट्रांसमिट होकर मैक्सिमम लाइट नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। हालांकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये तय है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर मैं इसको रेड बना दूं तो ये डायरेक्ट लाइट है, ये नीचे की तरफ जाएगी, बट कुछ लाइट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होके ऊपर तो जाएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 100% लाइट नीचे चली जाए, ये नेचुरल है, लाइट रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो इस तरीके से दोनों लाइट जा रही है, बट बहुत कम, हमने मैक्सिमम लाइट को रोक दिया है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम को हमने थोड़ा कुछ हद तक कम कर दिया। अब देखिए दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि ये जो इंटेंसिटी है ये कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लाइट नीचे चलेगी तो ये बैकग्राउंड तो डार्क हो गया आपका, और जो आपका सिग्नल है वो बहुत वीक हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लाइट जा चुकी है नीचे। तो वीक सिग्नल को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स काम में लेना पड़ेगा। तो लाइट सोर्स की जो नेचर है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मल ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में टंगस्टन हैलोजन लैंप लगा होता है, उससे जो लाइट बनती है, मान लीजिए टंगस्टन हैलोजन लैंप है, उससे जो लाइट बनती है वो कुछ इस तरह की होती है, डिस्पर्स्ड होती है और शार्प फोकस नहीं होता है उसका, ठीक है। तो ये जो लाइट है इसको एक ऑब्जेक्टिव पे डालने के लिए काफी लेंसेज और ये सब लगाने पड़ते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके फोकस हो सके। ये लाइट फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसकी जो इंटेंसिटी बनेगी वो बहुत ही कम होगी कि हमें जो सिग्नल आएगा वो इतना पुअर होगा कि आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, डिटेक्ट भी करोगे बट इतना बढ़िया आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, जो हमारा पर्पस है वो फेल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह दूसरा लाइट सोर्स यूज करते हैं, वो होता है लेजर, जैसे जिनॉन लेजर, ठीक है, जिनॉन आर्क लैंप, मरकरी आर्क लैंप। ये लैंप्स इसमें यूज होते हैं। इनसे जो लाइट बनती है वो क्या होती है, कोलिनियर होती है, यानी आपको बिना लेंसेज के भी वो फोकस्ड मिलेगी, शार्प होती है। और ये मोनोक्रोमेटिक निकलती है लाइट। मोनोक्रोमेटिक यानी वेवलेंथ जो होती है वो लगभग एक नैरो रेंज में ही होता है। तो आपको जो एक्साइटेशन लाइट, जो कि क्योंकि आप जानते हैं एक्साइटेशन लाइट एक रेंज में होती है और एक वेवलेंथ ऐसा है जिसमें मैक्सिमम एक्साइटेशन मिलेगा, तो हम वही लाइट यूज करना चाहेंगे जो मैक्सिमम आपको एमिशन दे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट इन लेजर्स से निकलती है, ठीक है। तो आपको बस कुछ फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास ऑलरेडी काफी एक अच्छी रेंज है और एक शॉर्ट रेंज में लाइट मिल रही है, कोलिनियर निकल रही है और डिस्पर्स नहीं है ये लाइट, है ना, काफी बढ़िया से कोहेरेंट लाइट है। अब आपको बस कुछ फिल्टर्स यूज कर लें आप, जैसे यूवी फिल्टर हो गया, वो आपको यूवी रेंज की लाइट निकाल देगा, ठीक है। और आप ब्लू फिल्टर यूज कर सकते हो, वो आपको ब्लू लाइट दे देगा। तो इस तरीके से फिल्टर्स लगा के आप पर्टिकुलर वेवलेंथ सेलेक्ट कर सकते हो लेजर से, इस लेजर से। ये बहुत इसकी तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल लाइट है, ठीक है। अब इसका एक कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। अभी हम निकॉन की वेबसाइट पे चलेंगे, माइक्रोस्कोपी यू पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा इनका एक्चुअल कोरिलेशन, बताऊंगा कितना डिफरेंस आ जाता है इस टंगस्टन लैंप में और लेजर में, ठीक है। तो इस तरह का इन दोनों का नेचर देखिए आप, बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरह की लाइट जो कि स्ट्रॉन्ग है, कोलिनियर है, मोनोक्रोमेटिक है, इस लाइट सोर्स को यहाँ पर लगाया जाता है। तो इस बल्ब को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, तो यहाँ पर हमने लेजर लगा दिया है। तो दो प्रॉब्लम्स को हमने काफी हद तक सॉल्व कर लिया है। एक प्रॉब्लम ये थी कि हम एक्साइटेशन और एमिशन दोनों लाइट को अलग अलग, इनका जो पाथ है वो अलग अलग कर दें, और वो क्या कैसे किया, अगर लेजर लाइट को, यानी लाइट सोर्स को ऊपर की तरफ लगा के, ठीक है। एमिशन तो सब तरफ हो रहा है तो आप इसे ऊपर की तरफ ऑब्जेक्टिव को रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक बेनिफिट और मिल जाएगा कि आप क्या करें, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यही आपका कंडेंसर का काम भी कर देगा इस लाइट के लिए। जो लेजर लाइट ऊपर से आएगी
उसके लिए कंडेंसर का काम भी कर देगा, और जो एमिशन लाइट आ रही है वापस की तरफ जो जा रही है, वापस जा रही है, उसके लिए वो एक ऑब्जेक्टिव का काम भी करेगा। तो डबल पर्पज यहाँ पर ये सॉल्व कर रहा है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। तो पाथ चेंज कर दिया, लाइट सोर्स हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया ताकि जो वीक इंटेंसिटी है उसको और बेहतर बना सके। हमने दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए और आ रही है। वो क्या है कि यहाँ पे एक्साइटेशन लाइट भी जा रही है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड एक्साइटेशन लाइट है वो भी जा रही है, एमिटेड लाइट भी जा रही है। अभी भी कंप्लीट सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, तो हमें एक तो कंप्लीट सेग्रीगेशन करना है इन दोनों का, कंप्लीट सेग्रीगेशन, एक तो ये चैलेंज है। दूसरा यहाँ पर जो लेजर लाइट है, आप जानते हैं कि हमें अलग अलग एक पर्टिकुलर मैक्सिमम जो एमिशन चाहिए उसके लिए हमें एक्साइटेशन मैक्सिमा यूज करनी पड़ेगी। तो एक्साइटेशन मैक्सिमा के लिए आपको यहाँ पर एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। अभी जो लेजर है वो अच्छी लाइट देता है, बट फिल्टर चाहिए आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लेने के लिए। तो यहाँ पर एक एक्साइटेशन फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा ताकि हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक नैरो रेंज की जो वेवलेंथ है वो मिल जाए, जिससे कि हमारा जो एमिशन है वो मैक्सिमम हो। जितना बढ़िया एमिशन होगा उतना ही ब्राइट आपका इमेज दिखेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर रेंज में वेवलेंथ चाहिए ताकि मैक्सिमम एमिशन मिले। उसके लिए हमें एक एक्साइटेशन फिल्टर यहाँ लगाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने बताई थी कंप्लीट सेग्रीगेशन। अब कंप्लीट सेग्रीगेशन यहाँ पर नहीं हुआ। कंप्लीट सेग्रीगेशन करने के लिए एक और स्ट्रेटजी यूज की जाती है। वो क्या है, ये एक क्यूब है जिसको हम फिल्टर क्यूब कहते हैं। ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की आत्मा है एक तरीके से, ठीक है। कैसे, यहां पर आपका लेजर है, लेजर लाइट दे रहा है। अब लाइट दे रहा है लेकिन इसकी जो रेंज है वो एकदम इतनी नैरो नहीं है जितनी हमें चाहिए, तो उसके लिए आपने एक एक्साइटेशन फिल्टर लगाया। तो ये आपका एक्साइटेशन फिल्टर है। ये क्या करेगा, उस रेंज को और नैरो बना देगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर वेरी कर देता हूं, ये देखिए थोड़ा सा ऑरेंज कर दिया है, तो अब ये आपका नैरो हो गया, ठीक है। अब ये जो बीम स्प्लिटर है इसकी खास बात क्या है, ये इस तरह के मटेरियल के बनाए हुए होते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी रखता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए कि ये जो लो वेवलेंथ यानी कम वेवलेंथ की लाइट को तो ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो जो लाइट आपकी इनकमिंग जो इंसिडेंट जो एक्साइटेशन लाइट है जो कि हमने फिल्टर से नैरो रेंज में कर ली है, उसको तो क्या करेगा ये नीचे की तरफ, क्योंकि इसका एंगल हमने 45 डिग्री पे कर दिया है तो 90 डिग्री पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी जहां पर आपका स्पेसिमेन है। ये हो गई आपकी डायरेक्ट लाइट, डायरेक्ट लाइट हो गई। अब इससे एमिशन लाइट निकलेगी, एमिशन को दूसरे कलर में ले लेते हैं। ये आपकी एमिशन लाइट है। एमिशन लाइट अलग अलग कलर में होगी, कुछ लाइट ये भी आएगी वापस से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब ये क्या करता है, बीम स्प्लिटर जो हायर वेवलेंथ की लाइट है उसको तो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, और जो लोअर वेवलेंथ की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये वापस यहां से डाइवर्ट हो जाएगी, यानी ऊपर नहीं जाएगी। बट स्टिल ये 100% एफिशिएंट नहीं है। कुछ लाइट फिर भी ऊपर जाती है, यहां पर कुछ लाइट तो आएगी, ठीक है, कुछ लाइट आएगी। और ये लाइट इसलिए आती है क्योंकि आप जानते हैं ओवरलैप होता है, एक्साइटेशन और एमिशन स्पेक्ट्रम में ओवरलैप होता है। तो कुछ लाइट जो है वो जाती है बीम स्प्लिटर से, और लेकिन उस लाइट को भी हम रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, यहां पर एक एमिशन फिल्टर लगा देते हैं। अभी एमिशन फिल्टर क्या करता है, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को बिल्कुल आगे नहीं जाने देगा, जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको ये आगे जाने देगा। तो अब देखिए इस फिल्टर क्यूब से निकलने के बाद जो ऊपर जो सिग्नल जा रहा है वो एमिशन वाला सिग्नल जा रहा है, एमिशन सिग्नल, ठीक है। एक्साइटेशन सिग्नल जो है वो पूरी तरह से हमने रोक दिया है। तो हमने क्या क्या किया, पहले तो इसका जो पाथ है वो वर्टिकल कर दिया, ऊपर से नीचे की तरफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं ताकि जो लाइट है वो नीचे चली जाए, डायरेक्ट लाइट मैक्सिमम। लेकिन कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आएगी, तो ये बीम स्प्लिटर क्या करेगा, डायरेक्ट लाइट जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसको तो रिफ्लेक्ट करेगा और जो हायर वेवलेंथ की लाइट है उसको जाने देगा, यानी ट्रांसमिट करेगा। तो एक्साइटेड लाइट को तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा और जो एमिटेड लाइट है इसको ऊपर जाने देगा। कुछ अमाउंट एक्साइटेड लाइट अगर ऊपर जाता भी है, एक्साइटेशन लाइट, तो यहाँ पर हम उसको ब्लॉक करने के लिए एमिशन फिल्टर लगा देते हैं। एमिशन फिल्टर जो है वो जो हायर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको ऊपर जाने देगा, शॉर्टर वेवलेंथ को रोक देगा।
तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर ली कि कंप्लीट सेग्रीगेशन कर लिया है हमने एक्साइटेशन और एमिशन लाइट का। तो अब आपका जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो इमेज बनाएगा उसमें क्या होगा, एक डार्क बैकग्राउंड होगा, क्योंकि लाइट तो आ ही नहीं रही है, डायरेक्ट लाइट आ नहीं रही है, तो बैकग्राउंड डार्क दिखेगा। और उस डार्क बैकग्राउंड में केवल वो चीज दिखेगी जो लाइट एमिट कर रही है, यानी हायर वेवलेंथ की जो लाइट है वो ही दिखेगी। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि स्टॉक शिफ्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। अब देखिए, जितना कम स्टॉक शिफ्ट रहेगा उतना ही ये फिल्टर्स कम एफिशिएंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक्साइटेशन और एमिशन के बीच में गैप कम है, तो क्या होगा, कुछ लाइट जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही, रिफ्लेक्ट ना होकर ऊपर चली जाएगी, और फिर बैरियर फिल्टर, ये जो आपका एमिशन फिल्टर है वो भी यूजलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वेवलेंथ लगभग सेम सही है, तो डायरेक्ट लाइट भी ऊपर आ जाएगी और एमिटेड लाइट भी ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए स्टॉक शिफ्ट जितना अच्छा होगा उतना ही ये सेपरेशन बढ़िया मिल पाएगा और कंप्लीट सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो उतना ही बढ़िया इमेज, शार्प कॉन्ट्रास्टिंग इमेज आपको मिलेगा। तो आपने देखा किस तरीके के बदलाव हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में किए, माइक्रोस्कोप के डिजाइन में किए और एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप बना दिया, लेजर लगा दिया, एक्साइटेशन फिल्टर लगा दिया, डाइक्रोइक मिरर लगा दिया, आपका एमिशन फिल्टर लगा दिया, फ्लोरोक्रोम डाल दिया। अब जो आपको ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहाँ ऊपर की तरफ होगा आपका आईपीस। ठीक है, कुछ इस तरह का डिजाइन किया जाता है। अब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये कंडेंसर का भी काम कर रहा है और ऑब्जेक्टिव लेंस का भी काम कर रहा है। जब लाइट ऊपर से आती है तो कंडेंसर बन जाता है, एमिटेड लाइट जब नीचे से ऊपर की और जो लाइट आ रही है उसके लिए ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ऑब्जेक्टिव से लाइट जो जा रही है वो, उसमें डायरेक्ट लाइट भी है, यानी जो एमिशन लाइट भी है और एक्साइटेशन लाइट भी है। बीम स्प्लिटर और एमिशन फिल्टर इसको फिल्टर कर देते हैं और केवल जो आपकी एमिटेड लाइट है वो ही ऊपर आईपीस में जाती है। ठीक है, बाकी रुक जाती है। अब देखिए, ये जो डिजाइन है इसको मैं माइक्रोस्कोपी यू की वेबसाइट पे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका रियलिस्टिक डायग्राम है। आजकल जो माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं, रिसर्च माइक्रोस्कोप्स, उसमें क्या किया जाता है, जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं लाइट से जुड़ी हुई, उन सबको एक साथ क्लब कर दिया जाता है। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बेसिक जो आपका बेसिक जो लाइट फील्ड, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो लगाई जाती है। इसका लाइट सोर्स अलग होता है, हेलोजन लैंप लगा होता है, टंगस्टन हेलोजन लैंप हाउस यहाँ पर आप देख सकते हैं। उससे लाइट कलेक्टर लेंसेज हैं, वो उस लाइट को फील्ड डायफ्राम्स और कंडेंसर की मदद से ऑब्जेक्टिव पे डालते हैं। ये ऑब्जेक्ट पे डालते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और आपका ये आईपीस हो गया, ये ऑब्जर्वेशन ट्यूब हो गई। कैमरा में भी जा सकता है सिग्नल और इधर ऑब्जर्वेशन ट्यूब में भी आ सकता है। ये तो जो आपका ब्राइट फील्ड है उसका सेटअप है। इसी माइक्रोस्कोप में फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का सेटअप भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एपीफ्लोरेसेंस लैंप हाउस है जिसमें आपका जेनॉन आर्क लैंप या मरकरी आर्क लैंप लगा दिया जाता है, और यहाँ से ये देखिए अगेन लाइट कलेक्टर लेंसेज यहाँ पर लगाए गए हैं। इसको बहुत ही शार्प कोलिनियर लाइट आपका स्पेसिमेन पे पड़े, तो यहाँ पर देखिए लाइट आती है इन लेंसेज के थ्रू, एकदम शार्प लाइट, शार्प बीम ऑफ लाइट आती है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये फिल्टर ट्यूब है, उसका एक्साइटेशन फिल्टर है, देख पा रहे हैं आप? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो है ये दिस वन इज एक्साइटेशन फिल्टर। यहाँ से लाइट, अब बीम, ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये डाइक्रोइक मिरर है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर 90 डिग्री पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव में आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस में आने के बाद यहाँ पर आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है, स्पेसिमेन में फ्लोरोक्रोम है, उससे लाइट एमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ब्लू लाइट आ रही थी और जो रेड एमिशन है, ये दोनों मिला के ग्रीन हो गया है, रेड और ब्लू मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है आपको। तो ये एमिटेड लाइट और एक्साइटेड लाइट दोनों का मिक्सचर यहाँ पर जा रहा है। अब ये जो बीम स्प्लिटर है ये क्या करेगा, मैक्सिमम रेड लाइट को आगे जाने देगा क्योंकि वो हायर वेवलेंथ की है, ब्लू को हटा देगा। अब फिर भी ये देखिए थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर में है, और ऊपर जो आपकी एमिशन लाइट है वो एकदम बिल्कुल रेड या पिंक शेड लिए हुए है। तो इसको भी और जो ऑरेंजिश लाइट है इसमें थोड़ा सा जो डायरेक्ट यानी जो आपकी ब्लू लाइट है उसका मिक्सचर है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ऊपर, ये एमिशन फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ पर ये एमिशन फिल्टर क्या करेगा, पूरी की पूरी जो ब्लू लाइट है, लोअर वेवलेंथ की लाइट, उसको रोक देगा, और हायर वेवलेंथ की लाइट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, आईपीस की तरफ या कैमरा की तरफ।
ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो फिल्टर क्यूब है जिसमें एक्साइटेशन फिल्टर भी लगा हुआ है, एमिशन फिल्टर लगा हुआ है और डाइक्रोइक मिरर लगा हुआ है, ये 3 बहुत एसेंशियल फीचर हैं एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के, अपार्ट फ्रॉम दिस लैंप हाउस, ठीक है, एंड द फ्लोरोक्रोम। फ्लोरोक्रोम के बिना तो ये होगा ही नहीं माइक्रोस्कोपी, तो फ्लोरोक्रोम भी चाहिए, लैंप भी चाहिए और ये एक्साइटेशन एमिशन फिल्टर्स और डाइक्रोइक मिरर, ये सारी चीजें आपको चाहिए। और फाइनली जो आपका इमेज है वो इन डिजिटल कैमरा से रिकॉर्ड किया जा सकता है या फिर आईपीस के थ्रू देखा जा सकता है। तो आई होप कि ये जो डिजाइन है एक एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए कि यूवी शील्ड भी लगी हुई है, ये जो व्यूअर होता है उसकी आई को यूवी से बचाने के लिए होता है, क्योंकि आप फ्लोरेसेंस में कई बार यूवी फिल्टर भी यूज करते हैं, यूवी को भी यूज करते हैं। यहाँ जो फिल्टर टैरेट है, फिल्टर टैरेट जो होती है ये आपके जो फिल्टर्स हैं उनको चेंज करने के काम आती है। सो दिस इज द डिजाइन ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो कि हमने microscopyu.com वेबसाइट से सीखा है। फिल्टर टैरेट का एक यहाँ पर एक अच्छा डायग्राम और भी है, मैं आपको दिखाऊं। लेट्स गो डाउन। ये देखिए यहाँ पर और भी अच्छे से दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक्साइटेशन फिल्टर है, ये डाइक्रोमेटिक या बीम स्प्लिटर मिरर है, और ऊपर बैरियर या एमिशन फिल्टर, इसको बैरियर फिल्टर भी बोलते हैं, जहां से फ्लोरेसेंस एमिशन डिटेक्ट होता है, इनकमिंग लाइट वेव्स, और इसको ऑप्टिकल ब्लॉक या फिल्टर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा, अब तक समझ में आ गया होगा कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, क्या उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें आपको करनी पड़ती हैं बढ़िया इमेजेस लेने के लिए। अब देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि फोटो ब्लीचिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे ये डायग्राम देखिए, ABCDEF, ये टाइम, डिफरेंट टाइम के ऊपर इमेज ली गई है, सेम स्पेसिमेन है, सेम फ्लोरोक्रोम से, ठीक है, सेम सेटिंग्स पर। बट इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लू फ्लोरोसेंस है वो F में आते आते बिल्कुल खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई? क्योंकि यहाँ पर फोटो ब्लीचिंग हुआ है। तो ये जो ब्लीचिंग वाली जो प्रॉब्लम है, यानी जो फ्लोरोसेंस है उसकी इंटेंसिटी धीरे 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 स्पेसिमेन में कम होती जाती है। यानी आपने स्टेनिंग करी, आपने शुरुआत में बहुत ब्राइट इमेजेस मिली, घंटे भर की आपने स्कैनिंग करी, इमेजिंग की, और उसकी इंटेंसिटी खत्म, अब फिर से स्टेनिंग करो। तो ये जो प्रॉब्लम है फोटो ब्लीचिंग वाली, इसको हम क्वेंचिंग भी बोलते हैं। क्वेंचिंग की जो प्रॉब्लम है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज करने के लिए हमें बार बार स्पेसिमेन बनाना पड़ता है। आपने एक बार स्टेनिंग कर ली और आपका जैसे ब्राइट फील्ड में होता है, एक बार परमानेंट स्लाइड बना ली और आप 2-3 साल तक काम में लो। यहाँ ऐसा नहीं, आपको तुरंत काम में लेना होगा, अदरवाइज आपकी जो इमेज है वो अपना जो फ्लोरेसेंस है वो खो देगी। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ जो मैंने आपको बता रहा था जब डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पर जो लुमिनस डेंसिटी होती है डिफरेंट लाइट सोर्सेज की, आप कंपेयर कर सकते हैं टंगस्टन हैलोजन जो बल्ब होता है, एडिसन बल्ब, उस तरह का जो हैलोजन लैंप होता है उसकी आप ल्यूमिनस फ्लक्स देखिए 2800 है, ठीक है, और जो जीनोन आर्क जो लैंप है 500 वाट का, उसका 9000 ल्यूमिनस फ्लक्स है। ठीक है, देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया। जीनोन आर्क 75 वाट का जो है वो 850 ल्यूमिनस देता है, और 100 वाट का मरकरी आर्क 2200 देता है। तो हमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए जीनोन आर्क लैंप चाहिए होता है, और करीब 500 वाट का ये काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइट सोर्स है यहाँ पे हमें वो चाहिए होता है जो बहुत अच्छा लाइट सोर्स होता है। ठीक है, और इसका जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आर्क डिस्चार्ज फ्लोरेसेंस लैंप्स, यहाँ पर देखिए एक मरकरी आर्क डिस्चार्ज लैंप और ये जिनोन आर्क डिस्चार्ज लैंप, ये 2 लैंप्स हैं जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं। चलिए अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बायोलॉजी और मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लाइफ साइंस में आजकल फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी अगर पेपर में है आपके काम में तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। हालांकि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक आ गई है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, जो कि आजकल तो लगभग काफ़ी पॉपुलर हो गया है, बट उसमें भी फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी यूज होती है कॉन्फोकल में, बट वो एडवांस्ड वर्जन है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। बेसिक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी भी काफी वैल्यूएबल है,
कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉन्फोकल की तुलना में बहुत सस्ता आता है, लगभग सभी अच्छी लैब्स में आपको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी मिल जाएगी। तो इसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो देख लेते हैं। सेल इमेजिंग, ऑब्जर्विंग सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एक्टिविटी। तो सेल लाइव सेल इमेजिंग की जा सकती है, सेल इमेजिंग की जा सकती है डिफरेंट पोर्शन, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा था इस लेक्चर के, किस तरह से उन्होंने फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अलग अलग पोर्शंस को कलर कर दिया था, उनको स्टेन कर दिया था फ्लोरोक्रोम से, और कितनी बढ़िया कॉन्ट्रास्टिंग इमेज आपको मिलती है। तो सेल इमेजिंग एक बेसिक एप्लीकेशन है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का। प्रोटीन लोकलाइजेशन या आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स विद इन सेल्स। तो सेल्स के अंदर लोकेशन देख सकते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स की। जी हाँ, आपको एंटीबॉडीज टैग्ड विद फ्लोरोक्रोम्स यूज करनी होंगी, और आप स्पेसिफिक प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पर लोकलाइज हैं एक सेल में, न्यूक्लियस में है तो कहाँ पर है, डीएनए पे है या स्टोन से बाइंड करते हैं कि नहीं करते हैं, डीएनए के कौन से पोर्शन से अटैच हो रहे हैं, या आरएनए बाइंडिंग है। आप बहुत अच्छे से ये लोकलाइजेशन स्टडीज आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा फिश टेक्नोलॉजी, फिश जो है कैरियोटाइपिंग की एक टेक्निक है, फिश फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो जो फिश है वो कैरियोटाइपिंग में काम आता है। तो वहाँ डीएनए डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स है उनका लोकलाइजेशन उसमें आप देख सकते हो। तो डीएनए को स्टडी करने के लिए आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हो। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। डीएनए एनालिसिस में जीन एक्सप्रेशन भी आ गया। जीन एक्सप्रेशन में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो प्रोटीन है, पर्टिकुलर प्रोटीन बन रहा है कि नहीं, एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं। तो इम्यूनो स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर जो प्रोटीन है वो बना कि नहीं, यानी उसका एक्सप्रेशन हुआ या नहीं। तो आप आरएनए डिटेक्ट करते हो और साथ में आप प्रोटीन डिटेक्ट करते हो, तो आपने जीन एक्सप्रेशन की पूरी स्टडी कर ली। डीएनए आपने देख लिया, आरएनए देख लिया, प्रोटीन देख लिया। तो डीएनए एनालिसिस, जीन एक्सप्रेशन स्टडीज आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से कर सकते हैं। कैंसर डायग्नोसिस, आइडेंटिफाइंग कैंसरस सेल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ट्यूमर प्रोग्रेशन। तो आप ऐसे मार्कर्स यूज करिए जो कैंसरस सेल्स में होते हैं। तो आप पर्टिकुलर ऑटोप्सी करें, या कोई आप रिसर्च का आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपने माइस में कोई कैंसर सेल ग्रोथ करवाई है, तो आप देखना चाहते हैं कैंसर हुआ या नहीं, तो वो चीज आप कैंसर मार्कर को जो कि फ्लोरोक्रोम से टैग्ड है उसको यूज करके देख सकते हैं। तो कैंसर डायग्नोसिस में भी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबियल डिटेक्शन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग एंटीबॉडी टैग्ड फ्लोरोक्रोम्स। सिंपल है। न्यूरोलॉजिकल स्टडीज, नर्व सेल का फंक्शन बहुत अच्छे से, क्योंकि अदरवाइज नर्व सेल्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो गोल्जी स्टेन्स और इस तरह के जो स्टेन्स हैं वो बहुत ही अब रेयरली यूज होते हैं। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बहुत ही अच्छी इमेजिंग करती हैं नर्व सेल्स की। आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो कि नर्व सेल्स पर ही मिलते हैं उनको आप स्टेन करो और इतनी बढ़िया इमेजेस बनती हैं। आप अगर पेपर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे या ऑनलाइन देखेंगे तो क्लियरली आपको दिखेगा। इवन आप माइक्रोस्कोपी यू का जो गैलरी सेक्शन है वहां पर भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया इमेजेस नर्व सेल्स की दिखाई देंगी। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल स्टडीज में ये इंडिस्पेंसेबल टूल बन गया है आज की डेट में। फार्मास्यूटिकल रिसर्च, उसमें एनालाइजिंग ड्रग इंटरेक्शंस विद सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, आप ड्रग को टैग कर सकते हो और साथ में सेल्स और टिश्यूज को भी काउंटर स्टेन करके और आप ड्रग का इंटरेक्शन देख सकते हो। लाइव सेल इमेजिंग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हो गया है। आजकल पेपर्स में वीडियो भी सबमिट करते हैं। तो मॉनिटरिंग लाइव सेल्स टू स्टडी डायनामिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें सेल्स जो हैं वो मूवमेंट्स करते दिखाई देंगी। डेवलपमेंटल जो प्रोग्रेस है वो भी आप इसमें इमेजिंग कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर सेल जैसे मान लीजिए ड्रोसोफिला का एम्ब्रियो है, उसमें आपने पोल सेल्स को जो है या जर्म सेल्स को आपने स्टेन कर दिया है और इसके बाद वो जर्म सेल्स कैसे माइग्रेट करी है पूरा पाथ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ज़ेब्रा फिश एम्ब्रियो में आप ये काम कर सकते हो। तो लाइव सेल इमेजिंग भी बहुत पॉपुलर और बहुत यूजफुल टेक्निक है जिसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज होती है। फर्टिलिटी स्टडीज, स्पर्म्स जो कि साइज में बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो नॉर्मल जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है उससे उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्पर्म्स के लिए और इतना कॉन्ट्रास्ट भी नहीं मिल पाता है। तो फर्टिलिटी स्टडीज में भी इसका यूज हो रहा है। एक आप जानते हैं ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीएफपी एक बहुत ही अच्छा टूल है एक्चुअली लाइव सेल्स को देखने का, क्योंकि आपको सेल को स्टेन भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ग्रीन फ्लोरोसेंस होगा। तो आपको बस इस तरह का स्पर्म्स लेने हैं जो जीएफपी जिनमें लगा हुआ हो,
उसके बाद आप उसको कहीं भी देखो, चाहे बॉडी में देखना है या उसको बाहर निकाल के देखना है, चलिए आप देख सकते हो। तो फर्टिलिटी स्टडीज इसमें आप कर सकते हो। प्लांट बायोलॉजी, इन्वेस्टिगेटिंग प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, स्पेशली इन फोटोसिंथेसिस। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, असेसिंग इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो इस तरह से इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और सारे ही बहुत यूजफुल हैं और आपको स्पेसिफिक डिटेल्स भी देते हैं, ठीक है। सबसे इसकी जो पावर है वो यही है कि आपको कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिटेक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर टारगेट आपको डिटेक्ट करना है, तो ये आपको ये ताकत देता है। ऑब्वियसली इसके लिए जो एंटीबॉडीज हैं वो चाहिए होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज आजकल मिल जाती हैं, आपको बस बताना है सप्लायर को कि आपको कौन सी एंटीबॉडी चाहिए, वो आपको मिल जाती है। साथ में फ्लोरोक्रोम टैग्ड भी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा? हमने देखा कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की इमेजेस कैसी होती हैं, कितना बढ़िया उनका कॉन्ट्रास्ट होता है। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लोरेसेंस क्या होती है, इसको किसने डिस्कवर किया। उसके बाद जेबलॉन्स की डायग्राम हमने देखा और उससे पता लगाया कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या डिफरेंस है और फ्लोरेसेंस को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए। एक्साइटेशन होना चाहिए, एमिशन होना चाहिए। एक्साइटेशन लोअर वेवलेंथ, एमिशन हायर वेवलेंथ। उसके बाद हमने एक ब्राइट फील्ड को फिर से देखा, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का जो डिजाइन है उसको फिर से देखा और सोचा कि किस तरह से इसको हम एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने एक फ्लोरोक्रोम लिया, लेकिन काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि लाइट सोर्स नीचे से आता है, नीचे से आता है तो आपका जो बैकग्राउंड है वो भी ब्राइट हो जाता है, फ्लोरेसेंस सिग्नल दिखता ही नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइट सोर्स ऊपर की तरफ रखा, तो मैक्सिमम लाइट जो है वो नीचे की ओर चली जाती है और जो एमिटेड लाइट है वो ऊपर की तरफ आती है, बट उसके साथ साथ कुछ एक्साइटेशन वाली जो लाइट है वो भी आती है। तो कंप्लीट सेग्रीगेशन नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो लाइट सोर्स है वो वीक रह गया, यानी इंटेंसिटी बहुत वीक है सिग्नल की, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने लाइट सोर्स बदल दिया। हमने लेजर, जीनोन आर्क लैंप या मरकरी आर्क लैंप यूज किया, जिनका ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ज्यादा होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है, ठीक है। इसके बाद हमने कंप्लीट सेग्रीगेशन के लिए एक्साइटेशन फिल्टर्स और मोनोक्रोमेटिक फिल्टर्स और बैरियर फिल्टर या हम कहें एमिशन फिल्टर को देखा, ठीक है, और कंप्लीट सेग्रीगेशन हमने अचीव कर लिया। इसके बाद हम आए उसके कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि फोटो ब्लीचिंग के ऊपर, फिर मैंने कुछ लैंप के बारे में बताया और फाइनली हमने देखा इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। आपको कोई भी अगर इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जहां जहां आपको समझ में नहीं आया आप रिपीट करें, दोबारा देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। I request you to subscribe my channel and like and share it to your friends ताकि सभी को इसका फायदा मिले। These lectures are completely free. Thank you very much.